चैप्टर फर्स्ट, ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने शुरुआती चरण में पढ़ लिया है इस चैप्टर को। फसल जब एक ही किस्म के पौधे एक बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ऋतु आधारित फसल 3 प्रकार की होती है। फसल के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? फसल के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट खरीफ लिखिए आप, क्या लिखिए? खरीफ। दूसरी रबी। तीसरी जायद। अब खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होती है। रबी फसल सर्दियों में होती है। किसमें होती है? शीत ऋतु में होती है। जायद फसल ये जो है सर्दियों और गर्मियों के बीच में, जब सर्दियां जा रही होती है और गर्मियां आ रही होती है, उस वक्त ये जो है शीत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में आपकी जायद फसल 2 महीने की बोई जाती है। इसको जल्दी लिखिए, आपके पास लिखने के लिए समय कम है, इसलिए मैं आगे देखो। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। खरीफ फसल के उदाहरण क्या देखो? एग्जाम्पल, खरीफ फसल मूंगफली और बाजरा। मूंगफली और शीत ऋतु में बोई जाती है। जैसे कि अभी पीछे सर्दियों में क्या बोई गई थी भाई? अभी कौन सी फसल, अभी किस फसल की कटाई चल रही है? खरीफ की। गेहूं की चल रही है ना। सरसों, ये रबी फसलें हैं। जायद में आप सिर्फ इतना लिखो, तरबूज और रबी की है। रबी की नहीं, खरीफ की है। कौन सी? ये गेहूं खरीफ की है। नहीं, गेहूं रबी फसल है। कोई बात नहीं, सुनिए आप। अभी देखो रामदेव, आपका थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको मैं बाद में ठीक करूंगा। रबी फसल का मतलब होता है कि जो सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें हैं, और ये जो गेहूं है ये सर्दियों में बोई जाती है, इसलिए इसको रबी फसल कहते हैं। एक बार दोबारा देखना उसको, ठीक है? तो रबी फसल शीतकालीन फसलें होती है। इसमें गेहूं, सरसों, चना, ये इसबगोल, ये सारे के सारे सर्दियों में बोए जाते हैं, इसलिए ये है रबी फसल के उदाहरण। और जायद फसल और ये बोई जाती है शीत ऋतु जाती होती है और ग्रीष्म ऋतु जो है उसका आगमन होता है, उस वक्त ये जायद फसल होते हैं। और इसके उदाहरण है तरबूज और खरबूज। भारत एक विशाल देश है। अब 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, ये मैंने बताया था ना कल। तो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें काफी ज्यादा खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना जरूरी है, ताकि सभी लोगों के पेट भर पाए। तो सुनिए, भारत एक विशाल देश है जहां ताप, आर्द्रता, ताप यानी गर्मी, आर्द्रता यानी इस वायुमंडल में जल की मात्रा, नमी। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, हवा में पानी हो उसको बोलते हैं आर्द्रता। और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। यानी कि यहाँ भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो जलवायु परिस्थितियां हैं, ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी परिस्थितियां अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। समझ रहे हो? अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें बोई जाती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें बोई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। इस पुस्तक में, कक्षा 8 की पुस्तक में फसलों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा गया है। इसके 2 ही पार्ट किए गए हैं, खरीफ और रबी।
लेकिन इसके 3 पार्ट होते हैं मोटे तौर पर, इसमें 2 ही दिए हैं, तो आप तीनों को साथ में देखते रहो ना, ताकि पूरा साल का आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले है खरीफ फसल। सबसे ऊपर क्या है? खरीफ। इसको याद कर लेना कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। किस ऋतु में बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती। जून किस महीने को कहते हैं? छठे महीने को कहते हैं ना। और सितंबर कौन सा महीना होता है? 9वां, है ना। तो यहाँ पर देखो, छठे से लेकर 9वें महीने तक कितने महीने हो गए? 6, 7, 8 और 9, 4 महीने। ये फसल जो खरीफ फसल है, ये 4 महीने की होती। लिख लेना आगे ब्रैकेट में 6 से 9। क्या लिख लेना? 6 का मतलब जून, 9 का मतलब सितंबर। यानी कि जून से सितंबर तक जो है खरीफ फसल भारत में बोई जाती है। और इसके उदाहरण आपको पता है, मूंगफली, बाजरा, ग्वार, मोठ, है ना। इस प्रकार की ये खरीफ फसलें हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलों के उदाहरण हैं, है ना। आपसे पूछा जा सकता है सोयाबीन किस फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का, क्योंकि ये जो है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। और ये वर्षा ऋतु अपने इंडिया में 6 से 9 तक, यानी कि जून से सितंबर तक होती है। समझ रहे हो ना इस चीज को? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है आपको साथ में। आगे है रबी फसल। शीत ऋतु में, किस ऋतु में बोई जाती है रबी फसल? शीत ऋतु में रबी फसल बोई जाती है। और इसकी अवधि अक्टूबर से मार्च तक होती है। अक्टूबर यानी ये अपना 10वां महीना, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 महीने। यानी कि आपकी जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, इसबगोल की फसल है, चने की फसल है, ये रबी फसलें हैं। ये पकने में 6 महीने लेती है। इनको अक्टूबर में बोया जाता है और इनकी कटाई मार्च में की जाती है। अभी पिछले महीने इनकी कटाई शुरू हो गई थी। अभी अप्रैल है ना, शुरुआती अप्रैल, 7 अप्रैल है आज। कितनी तारीख है? 7। तो अभी पिछले महीने जो है ज्यादातर खेतों में गेहूं की कटाई शुरू हो गई थी। तो ये 6 महीने की फसल होती है खरीफ रबी फसल। कौन सी फसल? रबी फसल। और रबी फसल में मुख्य रूप से ये फसलें हैं और ये शीत ऋतु की फसल होती है। ये सर्दियों में बोई जाती है। तो सुनिए, गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मटर, अलसी ये किस फसल के उदाहरण हैं? रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती। अब सुनिए, 6 से लेकर 9वें महीने तक खरीफ फसल, 4 महीने हो गए। फिर अक्टूबर से मार्च तक रबी फसल, 6 महीने ये हो गए। 4, 6, 10 साल में महीने 12 होते हैं। पिछले 2 महीने कौन कौन से? अप्रैल और मई, यानी कि ये और इससे अगला महीना। इस ऋतु में तरबूजे और खरबूजे मिलेंगे, क्योंकि वो इसी ऋतु में बोए जाते हैं। अभी बोए हैं जस्ट गेहूं की फसल, इसको काट के। हाँ, अभी जो है तरबूजे और खरबूजे बोए हैं। अभी आप जैसे गर्मियां आएंगी ना, तो वही बहुत सारी गाड़ियां आएंगी बाहर से, आपको तरबूजे बांटने 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 5 रुपए किलो तरबूजे देंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा पैदावार होगी। इसलिए धान जो है, जैसे कि बाजरा, ये सर्दियों में नहीं बोया जा सकता है। उसको नमी चाहिए बढ़ने के लिए, है ना। उसमें यदि धान के बीज लगे तो उसके लिए भी उसको नमी चाहिए, उसको आर्द्रता चाहिए, उष्णता चाहिए, है ना। होट, HOT होट। यस, देखो तो पहली बोलती है, इसका जवाब दे रही है कि धान को सर्दियों में क्यों नहीं बोया जा सकता। धान को बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, यानी कि बारिश की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। वर्षा ऋतु में इसलिए उगाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में भरपूर नमी होती है। क्या होती है? नमी होती है। फसल उगाने, आपसे पूछा जाए कि जो धान है उसको सर्दियों में क्यों नहीं बो सकते,
तो इसका कारण एक है कि इसको भरपूर नमी चाहिए बढ़ने के लिए, जीवित रहने के लिए उष्णता चाहिए, प्लस इसको बारिश का पानी, काफी सारा पानी चाहिए। तो सुनिए, फसल बोने से लेकर, फसल बोने से पहले मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल को काट कर बेचने तक जितने भी आप प्रोसेस, जितनी भी आप प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, उन सभी को बोलते हैं कृषि पद्धतियां। और टोटल 7 कृषि आधारभूत पद्धतियां होती है। कृषि करने की, फसल उगाने की 7 आधारभूत पद्धतियां होती है, जिनमें सबसे पहली पद्धति होती है मिट्टी तैयार करना। क्या होती है? मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी को तैयार कैसे करें? क्या करें? मिट्टी को समतल करो। कहीं पर उबड़ खाबड़ है मिट्टी, तो उसको क्या करो? समतल, सीधा करो एकदम। तो वो होता है मिट्टी तैयार करना। तो इसी को लिखते हैं कि कृषि पद्धतियां। अगला टॉपिक है कृषि पद्धतियां। 7 कृषि पद्धतियां होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? 7। हाँ, 7। जिनमें पहली कृषि पद्धति है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं? जुताई से। किससे? जुताई से। मिट्टी को उलटना व पलटना। सुनिए कि तैयार कैसे करें मिट्टी को। मिट्टी को उलट पलट कर पोला, उलट पुलट कर पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। यह आपको याद करना होगा कि मिट्टी तैयार करते हैं कोई भी फसल बोने से पहले, तो मिट्टी तैयार करने के लिए उसे उलटना पलटना खोदना पड़ता है। नीचे की मिट्टी ऊपर लानी पड़ती है, ऊपर की मिट्टी नीचे ले जानी पड़ती है, और इस मिट्टी को पोला करने की जो प्रक्रिया है उसको जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई। जुताई कहते हैं। जो हमने मिट्टी यदि पोली होगी तो उसमें जो आप फसल बोने वाले हैं, उस फसल की जो पौधे हैं, उन पौधों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा पाएंगी, और गहराई तक जाकर क्या लेंगी? वहां पर वहां से पानी अवशोषित करेंगी। क्या करेंगी? पानी अवशोषित करेंगी, और उसी श्लेष्मा नाइट्रोजन को पादपों की जड़ें जल के साथ अवशोषित करके वृद्धि करते हैं। इसलिए पोली मिट्टी इन पादपों के मित्रवत सूक्ष्म जीवों को भी रहने की जगह देती है। मिट्टी में क्या क्या होते हैं? वायु, जल, खनिज और कुछ सजीव सूक्ष्म जीव होते हैं, जो किसी भी पादप की वृद्धि के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके बिना, खनिजों के बिना, पानी के बिना, हवा के बिना और ह्यूमस और सूक्ष्म जीवों के बिना पादप बढ़ नहीं सकते और न उनमें फल लग सकते हैं। तो सुनिए, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि खनिज, जल, वायु तथा सजीव पादपों की जड़ों में होते हैं। इस अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु की मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। यानी कि वहां पर जो खनिज है, कुछ सूक्ष्म जीव, कोई जीवाश्म है, उनको अपघटित करने का काम यही सूक्ष्म जीव करते हैं, और वो अपघटित पदार्थ से ही कुछ खनिज और पोषक तत्व बनते हैं, जिनका अवशोषण करती है पादपों की जड़ें। सुनिए, ध्यान किताब में भी रहना चाहिए आपका साथ साथ में। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यानी कि यदि सूक्ष्म जीव इन मरे हुए जीव जंतुओं को, सड़े गले जीव जंतुओं को अपघटित करके यदि मिट्टी में मिला देंगे, तो ये मिट्टी में मिले हुए जीवाश्म पादपों के पोषक तत्वों के रूप में काम आएंगे। ये इनको वापस खींच लेते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं और बढ़ते रहते हैं। कौन? पादप। और किनका पोषण करते हैं? मृत सड़े गले जीवाश्मों का। समझ गए? यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। यदि किसी खेत में
ऊपर की 1.5 फीट जमीन, कितनी? इतनी होती है 1.5 फीट। यदि किसी खेत में 1.5 फीट जमीन ऊपर की कोई रात को ले जाए ट्रॉली भर के, है ना, सारी, तो अगले दिन वहां पर चाहे कुछ ही करो फसल नहीं हो सकती। 1 साल तक वहां पर आप कुछ भी जो है फसल उगा नहीं सकते, 1 साल तक। फिर वहां पर जो खाद बढ़ेगी ना, खाद में क्या होता है? खाद में एक तो मरे हुए ये जो जीव जंतु होते हैं ना, इनके अवशेष होते हैं। मरे हुए जीव जंतु होते हैं, कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके अवशेष होते हैं। प्लस जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनकी लकड़ियां होती है, लकड़ियों के अंश होते हैं। तो ये जो जीवों के अवशेष होते हैं ना, यही पेड़ पौधों को जिंदा रखते हैं। सिर्फ मिट्टी तो पत्थर है, सिर्फ मिट्टी तो बड़ी चट्टानों के पीसे हुए पत्थर है। कोई बड़ा पत्थर लेके उसको आप पीस दोगे ना, तो वो भी मिट्टी बन जाएगा। और खाली पत्थर से कोई भी पौधा अपना पोषण कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि पत्थर से पोषण प्राप्त कर लेता तो पत्थर के अंदर पेड़ उगता? किसी पत्थर के अंदर पेड़ उगता है? नहीं उगता। पेड़ वहीं पर उगते हैं जहां पर इनको नीचे से जीवाश्मी ये पोषक तत्व मिलते हैं, जो जीवों से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे या फिर मृत जीव जंतुओं के अवशेषों से मिलते हैं। यानी कि कहीं पर यदि कोई पशु मर गया है तो वो जीवों द्वारा गठित होकर मिट्टी में मिलता है, और उस मिट्टी में मिले हुए उस जीवों द्वारा गठित पशु को ही वापस पेड़ पौधों की जड़ें खींचती है, और वो वापस पेड़ पौधों के फलों में उसके अवशेष होते हैं, उनको हम खाते हैं, फिर हम भी मिट्टी में मिलते हैं, हमें भी वापस खींचते हैं पेड़ पौधे। ये प्रोसेस चलता रहता है। मिट्टी के उलटने पलटने एवं पोला करने की इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई। और इसे हल द्वारा कर सकते हैं। पहले हल द्वारा करते थे, अभी तो काफी सारी आधुनिक मशीनें भी